हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एलिया कमोडिटीज का कॉन्फ्रेंस कॉल जो अभी रिसेंटली इनके मैनेजमेंट ने किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिया कमोडिटीज का बिजनेस मॉडल एंड इनका जो रिजल्ट आया था उसका हमने अभी रिसेंटली कल एक वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया था। आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज से रॉ काजू को इंपोर्ट करते हैं एंड उसके बाद उसको इंडिया में उसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एडिबल काजू के रूप में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट्स को सप्लाई कर देते हैं। इनकी क्लाइंटेल लिस्ट में अगर देखें तो कई सारे जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड इसके अलावा कई बिजनेस हाउसेज भी हैं जो इनके क्लाइंटेल लिस्ट में है, जैसे कि रिलायंस रिटेल इनका क्लाइंट है, अमूल आइसक्रीम इनका क्लाइंट है, इसके अलावा बीकानेर वाला जो भुजिया बनाने की कंपनी वो भी इनके क्लाइंट है। इसके बाद आपका हल्दीराम इनका क्लाइंट है। तो ये सारे बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। एंड इसके अलावा एक इंडिया में फार्मली नाम से एक ड्राई फ्रूट बेचने वाली कंपनी वो भी इनकी क्लाइंट है। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा सा है, लगभग 450 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने 51 करोड़ का आईपीओ लेके आए थे लोग लास्ट ईयर में। एंड अगर आप देखेंगे कि इनका जो अभी रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रोथ 100% दिखाया था। तो शानदार रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था जिसकी वजह से मेरा फोकस भी इस कंपनी के ऊपर गया था और मैंने इसको कवर करना शुरू किया था। आगे इनको ट्रैक करते रहेंगे, देखेंगे कि इनका कैसा बिजनेस आगे ग्रो करता है। एंड अगर आप इनका करंट कैपेसिटी देखें तो करंट कैपेसिटी इनकी 140 टन पर डे प्रोसेस करने की काजू प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है इनकी। एंड 2018 में कंपनी जब स्टैब्लिश हुई थी तब इनका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी था केवल 40 टन पर डे की प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी। एंड इन्होंने 2024 में अपना दूसरा प्लांट एक्सपेंशन किया जिसमें कि इन्होंने जो 100 टन पर डे प्रोसेसिंग कैपेसिटी का प्लांट था और इनकी टोटल कैपेसिटी रिसेंटली 140 टन पर डे की हो गई है। एंड मैनेजमेंट आर सेइंग कि वो लोग 2026 में अपना एक तीसरा प्लांट भी कैपेक्स करेंगे, तीसरा प्लांट भी सेटअप करेंगे। और वो प्लांट काजू प्रोसेसिंग का नहीं होगा, वो प्लांट इनका जो काजू नट का जो सेल होता है उस सेल से ये लोग ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कई अलग अलग सेक्टर में यूज होता है। जैसे इससे ये बायोफ्यूल ऑयल है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। इसके अलावा इस ऑयल से आपका कई सारे केमिकल्स ये ऑयल कई सारे केमिकल इंडस्ट्री जो यूज होता है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल है एंड मेनी अदर्स इंडस्ट्रीज है जहां पर ये यूज किए जाएंगे। तो तीसरा प्लांट इनका 2026 में ये लोग अपने बायोफ्यूल वाला प्लांट लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपने रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि अगर आप देखें कि ग्लोबली काजू की डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लोग हेल्थ कॉन्शियसनेस हो रहे हैं और हेल्थ कॉन्शियस लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन को प्रेफर करते हैं। और काजू से जो प्रोटीन मिलने वाला पूरी तरीके से 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो ये काजू के कंज्यूमर डायरेक्टली इस वजह से काफी तेजी से आप देखेंगे कि इसमें इंक्रीज हो रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं काजू को। एंड इंडिया में अगर हम देखें कि रॉ काजू के लिए स्पेशली जितने भी प्लेयर हैं काजू प्रोसेसिंग के, मोस्टली सब लोग अफ्रीकन कंट्रीज के सारे प्लेयर्स अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। एंड अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होने के बाद भी हम वर्ल्ड में रॉ काजू के सबसे बड़े प्रोसेसर एंड कंज्यूमर हैं। एंड अगर हमारा वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग देखेंगे, हमारा जो वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग है वो प्लस जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, हमारा सप्लाई चेन के ऊपर जो कंट्रोल है, ये हमारे लिए की डिफरेंशिएटर है। एंड इसकी वजह से हमारे लिए B2B सेगमेंट हो गया, प्राइवेट लेवल हो गया, एक्सपोर्ट हो गया या फिर FMCG कंपनीज के साथ टाई अप के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती हैं और हम अपने बिजनेस को और एक्सपेंशन करते हैं। फिर हमारी जो इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सूरत में है और जहां हमने अभी लगभग 1,09,000 स्क्वायर फीट का एरिया और ऐड किया है थर्ड प्लांट के लिए और 2026 में थर्ड प्लांट का कैपेक्स शुरू हो जाएगा। एंड जो करंट कैपेसिटी है वो 140 टन पर डे की कैपेसिटी है। एंड इसके बाद इन्होंने आगे बोला कि ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज से काजू को इंपोर्ट करते हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल करते हैं। आगे फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में बताया कि FY25 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था लगभग 182 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर आप उसमें EBITDA देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ का EBITDA था एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1 करोड़ का था। और जैसे जैसे इंडिया में ऑर्गेनाइज फूड रिटेल एंड जो स्नैक सेगमेंट है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे ग्लोबल बायर्स को रिलायबल एंड हाई क्वालिटी की सप्लाई चेन की जरूरत पड़ेगी। एंड इसमें एलिया लीड करता है एंड इसकी वजह से एलिया को भी अपने बिजनेस में इमेंस बेनिफिट मिलेगा जो कमिंग ईयर्स हैं उसमें।
एंड मैनेजमेंट का पूरी तरीके से फोकस अपने सोर्सिंग नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर है और नए एक्सपोर्ट मार्केट को ये लोग नए एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर कर रहे हैं, नए नए मार्केट ये लोग ढूंढ रहे हैं एंड इसके अलावा अपने क्लाइंट के साथ इनके रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के ऊपर पूरा फोकस मैनेजमेंट का है। आगे चलते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेगमेंट के ऊपर। तो इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि इनका जो करंट कैपेसिटी है लगभग 140 टन्स पर डे की कैपेसिटी हो गई, तो 140 टन्स पर डे की कैपेसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब तक होगा, और जब इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा तो उसके लिए जितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो लोग कैसे फुलफिल करेंगे ये लोग। तो मैनेजमेंट ने बोला कि इंटरनेशनली एंड मल्टीनेशनली जो प्रीमियम बैंकर्स हैं या इंडिया में भी जितने प्रीमियम बैंक है या जो बड़े बैंक है उनके साथ इनका टाई अप है, उनके साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है एंड अगर इनको किसी भी तरीके की वर्किंग कैपिटल के लिए अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये लोग इन बैंकों से फंड इकट्ठा कर लेंगे एंड उसको अपने वर्किंग कैपिटल में यूज करना शुरू कर देंगे। एंड करेंटली इनको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए किसी भी बाहर से कोई फंड लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनल एक्यूरेंस से इनके सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है। लेकिन इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो ये लोग इन बैंक से इन जो आपके बैंकर्स हैं इनसे लेंडर से पैसा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी को 40 टन पर डे से बढ़ा के 140 टन पर डे कर दी, तो क्या इनको मार्केट में इतना डिमांड भी दिखाई देता है या फिर ये लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के बाद ये जितना इनका इन्वेंट्री इकट्ठा हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग 140 टन पर डे करने के बाद उसको इकट्ठा करके रखेंगे, उसको धीरे धीरे सेल करेंगे, या इनके पास एडवांस में ऑर्डर्स हैं कि ये लोग प्रोसेसिंग करेंगे और तुरंत अपने क्लाइंट्स को सेल करना शुरू कर देंगे। तो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारे लिए सेल साइड पे कोई इश्यू हमको नहीं नजर आता है, क्योंकि इंडिया में जो काजू की डिमांड है वो काफी ज्यादा है एंड आप देखें अगर इंडिया में जो काजू है वो वर्सेटाइल नट के रूप में यूज किया जाता है इंडिया में, मीन्स कि एज ए स्नैक्स भी खाया जाता है काजू को एंड जो डेली रूटीन में एज ए स्नैक्स खाया जाता है। गर्मियों के सीजन में हम आइसक्रीम में काजू को यूज करते हैं और खाते हैं। इसके अलावा जो फेस्टिवल सीजन आता है तो उसमें स्वीट्स जो मिठाइयाँ हम यूज करते हैं उसमें भी काजू का काफी यूज किया जाता है। तो इंडिया में काजू के डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सप्लाई साइड में इनको डिमांड साइड में कोई इशू नजर नहीं आता, और इनका जो भी इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन करके अपना प्लांट बढ़ाया है उससे जितना भी काजू लोग प्रोड्यूस करेंगे वो इजीली सप्लाई कर लेंगे एंड अगर इनका कुछ काजू इनकेस किसी रीजन से कुछ बचता भी है तो उसको लोग स्टोर करके रखेंगे और उसको टाइमली उसको सेल करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से ये पूछा गया कि इनको सप्लाई चेन को लेकर के इनका सप्लाई चेन का कैसा सप्लाई चेन ऑर्डर्स कैसा है एंड इनको क्या अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे पैसा टाइम पर वापस मिल जाता है, और ये लोग जिन अफ्रीकन कंट्रीज से या जिन एंटिटीज से माल को उठाते हैं माल लेते हैं उनसे इनको क्या क्रेडिट साइकिल मिलता है, उनको समय मिलता है पैसा रीपेमेंट करने का। तो मैनेजमेंट ने उनका जवाब दिया। मैनेजमेंट ने बोला कि अगर सप्लाई चेन देखें, सप्लाई साइड में क्या है कि हमारा जो 40% जो हमारा 100% काजू उसमें से 40% काजू हम इंडियन काजू है जिसको यूज करते हैं एंड 60% काजू को हम अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं एंड जो अफ्रीकन कंट्रीज से हम 60% काजू इंपोर्ट करते हैं उसको खरीदने के 3 तरीके हैं इनके। जैसे कि सबसे पहला तो लोग अफ्रीका में ही जो इनके टीम है वो क्या करती है, वहीं से काजू खरीद लेती है और उसको शिप में लोड करती है और इंडिया में सीधा आ जाता है। और दूसरा क्या होता है तरीका कि वहां से कुछ जो दूसरे काजू के इंपोर्टर हैं वो लोग काजू लोड करके इंडिया में लेके आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे शिप पोर्ट के ऊपर पहुंचता है तो पोर्ट के ऊपर डायरेक्टली उसको अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द काजू ये लोग वहीं पर प्राइस नेगोशिएशन कर लेते हैं और वहां से परचेज कर लेते हैं। और थर्ड तरीका क्या है कि काजू एक बार इंडिया के पोर्ट पर आने के बाद जब उतर जाता है तो जो सप्लायर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, उनसे ये लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और वहां से उनसे काजू ये लोग परचेज कर लेते हैं। तो इन 3 तरीकों से ये लोग काजू परचेज करते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज से लोग लाते हैं। एंड इसके अलावा ये कहते हैं कि इनको अपने जो अफ्रीकन जो इनके सप्लायर हैं उनको पैसा देने के लिए इनको 90 डेज का टाइम मिलता है, 90 डेज की क्रेडिट लिमिट मिलती है और ये लोग ड्यूरिंग दैट टाइम ये लोग पैसा वापस कर देते हैं। एंड इसके अलावा इनका जो 60 to 70% इनका बिजनेस है वो कैश एंड कैरी मॉडल का, मीन 60 से 70% काजू ये लोग जैसे सेल करते हैं कैश इनको तुरंत मिल जाता है। एंड जो बाकी ये लोग जो ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं जैसे कि हल्दीराम है या फिर अमूल है, तो इनको जब ये सप्लाई करते हैं तो ये लोग भी इनको पैसा 10 से 30 दिनों के अंदर 10 to 30 डेज के बिटवीन ही इनको पैसा वहां से इनका मिल जाता है एंड इनका बिजनेस विदाउट एनी प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रन चलता रहता है। और इनसे अगला क्वेश्चन इनके जो काजू नट सेल ऑयल का प्लांट है उसके बारे में पूछा गया। तो इन्होंने बोला था कि हमारा जो फेज 1 का जो प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन था उसमें डिले हो गया 5-6 महीने का, जिसकी वजह से हमारा जो काजू नट सेल का ऑयल वाला प्लांट था वो भी डिले हो गया है। एंड बाय द एंड ऑफ FY26 दे आर होपिंग कि ये प्लांट का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से इनके गाइडेंस के बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि एज वी आर ए काजू प्रोसेसर, सो हम काजू की कमोडिटी की प्राइसेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसके लिए हम कोई गाइडेंस नहीं दे सकते आप लोगों को फ्यूचर का कि कितना हम ग्रो करेंगे या कितना हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा, क्योंकि प्राइस कमोडिटी प्राइस जो है चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। एंड लेकिन हम आपको अपना जो मार्जिन है, मार्जिन का गाइडेंस दे सकते हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो 12 to 13% के बीच में रहेगा। अगला क्वेश्चन इनसे एक एनालिस्ट ने ये पूछा कि इन्होंने लास्ट ईयर में FY24 में गाइडेंस दिया था कि FY25 में ये लोग 20 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेंगे, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या रीजंस है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि लास्ट में हमारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन था वो डिले हो गया 4-5 महीने, और वो डिले होने की वजह से क्या हो गया कि हमारा जो मार्जिन आना था, जो हमारा प्रॉफिट आना था वो भी डिले हो गया, जिसकी वजह से हमारा अगर आप देखें कि जो प्रॉफिट आया है, EBITDA आया है लगभग 8 करोड़ का आया है लास्ट में। तो रिसेंटली अभी हमारे पास क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद करीब 9 महीने हैं, और 9 महीने में दे विल ट्राई कि वो लोग अपना जो गाइडेंस उसको पूरा कर सकें। एंड आगे मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि आफ्टर प्लांट कंप्लीशन हमारे पास 9 मंथ है, और हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है लगभग 27,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन ये लोग प्रोड्यूस कर देंगे FY26 में। एंड जो रा काजू नट का रियलाइजेशन है वो लगभग 125 से 126 रुपीज पर केजी होता है, इसके ये भी बताया मैनेजमेंट ने। फिर मैनेजमेंट ने आगे ये बताया कि इनका एक रिसीवेबल इनको मिलना था, एक सतपुदा साकार शुगर कंपनी नाम से कंपनी है, सतपुदा साकार शुगर, उससे इनको लगभग 7.5 करोड़ का पैसा रिसीव होना था, 7.5 करोड़ का रिसीवेबल उनके ऊपर बाकी था, लेकिन उन्होंने केवल 1.05 करोड़ दिया है, और बाकी पैसा इनको लास्ट ईयर प्रोविजन करना पड़ा। एंड मैनेजमेंट आर होपिंग कि वो पैसा भी ये लोग जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। एंड फिर आगे मैनेजमेंट ने ये बोला कि करेंटली अगर इनका ये लोग इन्वेंट्री बना रहे हैं, करेंटली इन्वेंट्री को इकट्ठा कर रहे हैं, एंड एक बार जब इन्वेंट्री ये लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये लोग उतना ही इन्वेंट्री अपने रखेंगे पाइपलाइन में, जितना ये लोग काजू को ये लोग सेल करेंगे उतनी इन्वेंट्री ये लोग पीछे रखेंगे। आगे फिर मैनेजर ने बोला कि लगभग इनका इन्वेंट्री के ऊपर और बात बताया कि इनका लगभग 75 से 80 डेज का जो प्रोडक्शन है वो इनका टोटल इन्वेंट्री रहता है। मींस ये लोग 75 से 80 दिनों में जितना प्रोडक्शन ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ही इन्वेंट्री ये लोग अपने पाइपलाइन में रखते हैं। उसमें से भी बेसिकली क्या होता है कि जो उसमें तीनों तरीके का माल होता है, जैसे मतलब रा काजू भी है, रा मटेरियल जो कि ये लोग अफ्रीका से इंपोर्ट किए वो भी है। इसके अलावा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मींस जो अभी रनिंग फॉर्म में जो कि प्रिपेयर हो रहा है इडिबल काजू के रूप में वो भी रहता है। इसके अलावा फिनिश्ड गुड्स मतलब रेडी टू सेल प्रोडक्ट भी इनका रहता है। तो इसमें तीनों, ये रा काजू हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया और फिनिश्ड गुड्स, तीनों मिला के इनका जो टोटल इन्वेंट्री रहती है 75 से 80 डेज का इनका जितना प्रोडक्शन है उतनी इन्वेंट्री इनके पास रहती है। और इसमें अगर स्पेशली फिनिश्ड गुड्स देखें, रेडी टू सेल जो काजू है उसको देखें तो लगभग केवल 7 से 10 दिनों की इन्वेंट्री ये लोग अपने पास रखते हैं। एंड FY26 में इन्होंने अपने कैपेक्स के बारे में बताया कि लोग टोटल 12 करोड़ का कैपेक्स ये लोग FY26 में करेंगे। एंड इनसे अगला क्वेश्चन है कि एनालिस्ट ने इनका जो ट्रेडिंग वाला सब बिजनेस है, राइस वाला, शुगर एंड पल्स वाला, उसके बारे में पूछा कि ओनियन, राइस, शुगर, पल्स का लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो वो FY24 में उससे भी कुछ रेवेन्यू इनको आता था, लेकिन FY25 में उससे आने वाला रेवेन्यू बिल्कुल जीरो है। एंड आगे क्या जो हमारे कमिंग क्वार्टर्स हैं उसमें ट्रेडिंग वाले सेगमेंट से कोई रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये अपने ट्रेडिंग वाले बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है। तो मैनेजमेंट ने ये बोला था कि ट्रेडिंग में इनका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग ट्रेडिंग केवल इसलिए करते हैं कि ये लोग अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं, और इन फ्यूचर मैनेजमेंट प्लान कर रहा है कि ये लोग जो ओनियन है, राइस है, शुगर है, पल्स है, इसकी भी प्रोसेसिंग ये लोग करना शुरू करेंगे। अभी तो केवल काजू का करते हैं, लेकिन जब अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे तो इन प्रोडक्ट्स की भी ये एग्री प्रोडक्ट्स की भी ये लोग प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। उसके लिए ये लोग अपने आप को अवेयर रखने के लिए केवल ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग से इनके रेवेन्यू में कोई खास इनपुट नहीं आता है, रेवेन्यू कोई खास ये लोग जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर जब ये उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो ट्रेडिंग वाले पार्ट से भी इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगा। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि जो इनका CNS ऑयल वाला सेगमेंट है, मतलब जो बायोफ्यूल वाला, जो इनका नट सेल वाला जो काजू निकालने के बाद जो नट का जो सेल बचता है उस सेल को प्रोसेसिंग करके ये लोग काजू नट सेल ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, और वो एज ए बायोफ्यूल यूज किया जाएगा। एंड उसका अभी करंटली अगर आप देखेंगे कि टॉप लाइन में कुछ खास एडिशन नहीं है, इनके रेवेन्यू में कोई खास एडिशन नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन में वो हैविली ऐड होता है, क्योंकि एक तरीके का वो बाई प्रोडक्ट है। पहले उसको ये लोग फेंक दिया करते तो उसका कोई कॉस्ट इनको मिलता नहीं था, लेकिन अब उससे ये लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इनके बॉटम लाइन में अच्छा खासा एडिशन दे रहा है।
एंड आगे फिर इन्होंने अपना जो काजू कर्नेल का जो वेस्ट है, काजू का जो वेस्ट होता है, जो छिलके होते हैं या जो अदर वेस्ट होते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि इससे एज ए बाई प्रोडक्ट आपको ऑयल मिलता है, बायोडीजल मिलता है एंड चारकोल प्रोड्यूस करते हैं। फिर आगे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ काजू इन्होंने बताया कि हमारे सॉरी हमारे देश में काजू को एज ए ड्राई फ्रूट खाया जाता है, उसमें प्लेन काजू भी खाया जाता है, फ्लेवर्ड काजू भी खाया जाता है एंड इसके अलावा काजू का जो सेकेंडरी यूज है वो ये लोग जैसे चोको स्प्रेड के रूप में यूज किया जाता है। चोको स्प्रेड क्या होता है, स्पेशली जैसे कुछ लोग ऐसे तो हमारे देश में जो वीगन होते हैं, जो लोग मिल्क वाले प्रोडक्ट या फिर एनिमल से निकाले गए प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब होता है जो लोग दूध पचा नहीं पाते हैं या जिनको सूट नहीं करता है दूध, तो ये लोग क्या करते हैं कि दूध का सब्स्टिट्यूट काजू को यूज करते हैं, और चाहे फिर वो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, मिठाइयाँ हो, स्वीट्स हो, या आपके अदर फूड्स हो जिसमें मिल्क यूज किया जाता है, या आपकी आइसक्रीम हो, तो इनको ये लोग काजू से बनी हुई चीजों को प्रेफर करते हैं। और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि हमारे देश में काफी तेजी से लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी आपको बहुत देखने को मिलने लगे हैं। पहले तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता नहीं था 10-20 साल पहले, लेकिन आज के समय में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं वीगन होना भी, तो वो उन लोगों के लिए काजू एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है मिल्क का, और उसका यूज डे टू डे बेसिस में आप देखेंगे कि बढ़ता ही जा रहा है अपनी कंट्री में। एंड फिर आगे इनसे इनकी एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, फेज 1 का कैपेसिटी एक्सपेंशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने अपनी कैपेसिटी 40 टन पर डे से बढ़ा करके 140 टन पर डे कर ली है। एंड इसके अलावा फेज 2 का जो हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो FY26 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो फेज 2 है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम काजू नट सेल्स वाला सेगमेंट है। एंड फेज 3 में ये लोग वैल्यू एडेड बायोफ्यूल्स एंड चारकोल वाले सेगमेंट का प्लांट एक्सपेंशन करेंगे, और ये लगभग इसको कैपेसिटी एक्सपेंशन में अभी से लगभग 3 साल लग जाएगा। प्लस आगे मैनेजमेंट अपने क्लोजिंग रिमार्क में ये भी बताया कि इंडिया में लगभग 25,000 से ज्यादा काजू प्रोसेसर्स हैं इन इंडिया, एंड वो एलिया का जो मार्केट शेयर अगर आप काजू प्रोसेसिंग में टोटल देखेंगे तो केवल 3% मार्केट शेयर है। सॉरी 2500 है, 25,000 नहीं, 2500 से ज्यादा काजू प्रोसेसर है इंडिया में, और उसमें एलिया का मार्केट शेयर केवल 3% का है। एंड जो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एलिया से छोटे भी हैं और एलिया कमोडिटी से बड़े भी हैं। तो ये मैनेजमेंट ने बोला, फिर आगे बोला कि इनको, लेकिन इनका जो रॉ मटेरियल के ऊपर जो कंट्रोल है, इनकी प्रोसेसिंग के ऊपर जो कंट्रोल है, जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग आगे हमेशा लीड करते रहेंगे अपने सेगमेंट में। तो दोस्तों ये था मैनेजमेंट का पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल। अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहें तो मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए, अगर 2500 से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं इंडिया में काजू के, तो फिर एलिया में पैसा इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से कुछ खास फायदेमंद नहीं हो सकता है, तो मैं तो इसमें कोई इन्वेस्ट करूंगा नहीं। लेकिन हाँ, इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट में इनका ग्रोथ आया था 100% इन्होंने ग्रो किया था, तो मेरा इसके ऊपर ध्यान गया, मैंने इस बिजनेस को कवर किया। आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में इनका रिजल्ट कैसा रहता है। अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो देन फर्दर वी विल डिसाइड कि हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। बाकी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने हिसाब से लें। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।